बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको इस उम्मीद के साथ कि आपका वीकेंड जो है ना वो अच्छा गुजरा होगा। ये मैं उम्मीद का इजहार करी। वैसे मुझे पता है मोस्ट ऑफ द पीपल आर जो हमें देख रहे हैं उनका वीकेंड इतना अच्छा नहीं गुजरा होगा। मेरा भी इतना अच्छा नहीं गुजरा, स्पेशली संडे की बात करें छेड़ रही हैं लोगों को। मैं बिल्कुल नहीं छेड़ रही हूँ, मैं उनके साथ ना अपने दुख का इजहार कर रही हूँ। मुझे पता है आप लोग क्या फील कर रहे हैं, हमने भी वही फील किया और हमारे दिलों में भी वैसे ही जज्बात हैं। लेकिन हम अच्छी बात से आगाज़ करना चाहते हैं। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। वो जो एक इंसिडेंट है उसके अलावा आपका जो वीकेंड है ना वो बहुत अच्छा गुजरा होगा। सबसे आगे मैं खुशामदीद आपको कहेंगे। मेरा नाम आयशा यूसुफ, मेरा नाम अनम अहमद है। मेरी तरफ से भी प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत वेलकम। वीकेंड तो आयशा ने जिस तरह का है, कल का दिन तो थोड़ा सा भारी गुजरा है पूरी पाकिस्तानी कौम पर, लेकिन एक चीज़ की मुझे खुशी हुई है। हाँ। एक खुशी की चीज़ ये थी कि पाकिस्तान मैच ज़रूर हारा है लेकिन अखलाकियात में हम बहुत बेहतर हैं अभी। अच्छा, एक रिक्वेस्ट करूँ आपसे, नहीं करते ना बात इस बारे में? मेरा दिल बहुत नहीं कर लेते हैं। वो जो दूसरा वाला पार्ट है ना उस पे हम कर लेते हैं बात। चले मैच पे अभी नहीं करते, थोड़ी देर के लिए आपको हम छोड़ देते हैं। चलो मैं चुप करके सुन रही हूँ, आप मैच पे थोड़ी सी बात नहीं करते, वो हम बाद में सेगमेंट में बात करेंगे। लेकिन जो कल हुआ है ना, मैच के बाद जो हुआ है, रिवायत होती है कि तमाम जो प्लेयर्स होते हैं दोनों टीम्स के वो आपस में शेक हैंड करते हैं, वो आपस में हाथ मिलाते हैं। ये रिवायत चलती आ रही है, सिर्फ क्रिकेट की रिवायत नहीं है, तमाम स्पोर्ट्स में इसी तरह होता है। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया जाता है। लेकिन अगेन हमारा जो पड़ोसी है या जो रिवायती हरीफ है वो इतना कम ज़र्फ निकला है इस मामले में। जो प्रेशराइज उनको उनके मीडिया ने किया है, फिर वो गवर्नमेंट का, फिर उनके बोर्ड का जो प्रेशर था, फिर वो उनके ऊपर इस तरह से तारी हुआ कि उन्होंने शेक एंड ही किया ही नहीं। खेलों के बारे में कहा जाता है कि ये कौमों को करीब लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये खेले ही इसलिए जाते हैं ताकि कौम एक दूसरे के करीब आए, एक सॉफ्ट इमेज जो है ना वो एक दूसरे का पता चले। लेकिन जो कल हमने सिचुएशन देखी है उसके बाद हमें समझ नहीं आ रही है कि ये खेल खेला जा रहा था या फिर जंगें लड़ी जा रही थी, क्योंकि हम जानते हैं कि खेल के मैदान में खेले जाते हैं और जंगे जो है ना वो लड़ी जाती हैं। लेकिन कल जो सिचुएशन थी, भाई अगर आपको इतना मसला था कि आपने हाथ ही नहीं मिलाना तो आप खेलने से इनकार कर देते। आपने क्यों ब्रॉडकास्टर के आगे जो है ना फिर आपने बिल्कुल ही अपने हाथ पैर छोड़ दिया और खेलने के लिए आगे? एक तरफ आप खेले, आप बहुत अच्छा खेले, इसमें कोई शक नहीं है। इस आपकी कॉम्पिटेंस के ऊपर मैं जो है ना कल डेफिनेटली मैं अपने दोस्तों से भी यही बात करी थी कि इन्होंने बहुत अच्छा खेला, ये डिजर्व करते थे आज विन करना। लेकिन दूसरी तरफ जो अखलाकियात की बात जिसका अनम जिक्र करी थी, उसके अंदर आप मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं। और हमारे जो कैप्टन थे सलमान अली आगा, उनकी तरफ से जो रिस्पांस आया डेफिनेटली वैसे ही बनता था। मुझे लगता है उससे ज्यादा हमें रिएक्ट करना चाहिए ऑफिशियली। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो उनके मीडिया के दबाव की मैं बात करी ना, उनका मीडिया सिर्फ पाकिस्तान के वाले से बात नहीं कर रहा, वो सचिन तेंदुलकर को बीच में लेके आ रहे हैं। वो कह रहे हैं जी आप भी कंडेम करें, आप भी इस पर बात करें, जो हमने इशू उठाया हुआ, जो सिचुएशन हमने क्रिएट की हुई है, उनको भी, पुराने अपने क्रिकेटर्स को भी वो कह रहे हैं जी आप बात करें, आप डिग इन करें। सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़ा नाम है और वो अपनी ग्रेस की वजह से मेरे ख्याल से पहचाने जाते हैं। वो इस तरह की चीजों में नहीं आते। नहीं वो भी आ जाते हैं। बाय द वे मैंने उनके इस तरह के स्टेटमेंट्स देखे हुए हैं, सचिन तेंदुलकर के भी, या इसके अलावा जितने भी उनके बड़े प्लेयर्स हैं। भाई आप लोग बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं और हम तो अपने शोज में बैठ के आपकी तारीफ कर रहे होते हैं कि यार उनकी क्रिकेट देखिए, उनकी टेक्निक देखिए, उनकी स्ट्रैटेजी देखिए। हम अपनी खामियों का जिक्र कर रहे होते हैं, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है। लेकिन पंजाबी की कहावत है, एना दा कां जेड़ा है ना वो चिट्टा ही है और चिट्टा ही है, उन्हें चिट्टा ही रहना है। बहरहाल जी हम इसके बाद कोई पड़ा इससे, लेकिन नहीं बहुत फर्क पड़ा है। प्लीज शेक हैंड ना करने से, शेक हैंड मैं मैच की बात करें। हाँ, मैच से तो उससे हमें बहुत फर्क पड़ा है। अभी हम उस पर करेंगे बात। आपने घबराना नहीं है। जितने अगर कोई हमारी टीम का खिलाड़ी हमें देख रहा है, कोई मैनेजमेंट का देख रहा है ना, आपने घबराना नहीं है। हमारे इसके ऊपर बात करेंगे और आपकी चीजों की थोड़ा सा घबरा लें। चलो घबराएं। मैं पहले देखती हूँ, पहले आप घबराएं। नहीं मैं घबराऊं या परेशान हूँ ये हमें अभी समझ नहीं आ रही है। हम आगे चल के सेगमेंट में इस पर बात करेंगे। ये खबर है, इस पे घबराना चाहिए। अच्छा, क्या खबर है? लाजमी घबराना चाहिए, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि आपका फोन हैक हो चुका है। ये आपको कैसे पता चलेगा? क्यों? अगर आपकी बैटरी बड़ी जल्दी ड्रेन हो रही है, ठीक है, फोन की बैटरी, वैसे भी बैटरी, अगर फोन की बैटरी ड्रेन हो रही हो ना तो आपको लगता है आपकी अपनी बैटरी भी ड्रेन हो रही है। इसके अलावा कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिससे ये पता चल सकता है कि आपका फोन जो है ना वो हैक हो रहा है? ये फोर्ब्स ने बता दिया एक रिपोर्ट के अंदर। वो रिपोर्ट के बारे में आप अच्छा, रिपोर्ट जो शाया की गई है कुछ ऐसी उसमें अलामात की निशानदेही की गई है। इसके मुताबिक अगर आपके फोन की बैटरी तेजी से गिर रही है, जिसका आयशा ने जिक्र भी किया, तो ये आम बात नहीं है, आप इसको ईजी ना लें। ये सूरत हाल इस बात की अलामत हो सकती है, ये इस बात को इंडिकेट कर सकती है कि आपका फोन हैक हो चुका है। उस सूरत में आपका फोन ज्यादा गर्म भी हो सकता है और हैक होने की सूरत में आपके मोबाइल फोन में नई एप्स गैर मुतवक्के तौर पर जाहिर हो सकती हैं। बंदा कहे कि ये कहाँ से आ गई, ये तो मैंने डाउनलोड की नहीं है, वो ऐप
ऊपर से तो आई नहीं है, वो किसी न किसी ने फिर डाउनलोड कर दिया है। बहरहाल ये उसके अंदर ना ये भी देखना पड़ेगा कि भाई आप देख लें आपके पास कोई ऐसा डेटा तो नहीं है जो अगर हैक हो जाता है तो उससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अपनी हिफाजत आपने खुद करनी है। इसके अलावा और कौन कौन से सिम्टम्स है कि अगर आपकी ऐप्स जो है ना खुद ब खुद बंद हो रही हैं, खुद ब खुद ओपन हो रही हैं, नई ऐप सामने आ गई हैं, मोबाइल फ़ोन का जो आपका डेटा पैकेज है वो अगर तेज़ी से ख़त्म होने लगा है, या फिर आपके फ़ोन पर कुछ ऐसे नंबर जिनके ऊपर आपने कॉल नहीं की या आपने रिसीव नहीं की वो सामने आना शुरू हो गई है ना, तो भाई समझ जाएं इसका मतलब है कि आपका फोन जो है ना वो हैकर्स के हाथ में चला गया है और अपने आप को आपको महफूज तो करें क्या उस वक्त? उसके लिए अब ये है कि कोशिश की जा सकती है, आप उसको सर्च करें, सब कुछ हम ही बताएं, कुछ आप भी कर लें, गूगल कर लें, अपने आप को कैसे महफूज करना है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है ना वो ऑन कर लें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़कर हमने कुछ बात करनी है मौसम के बारे में। मौसम जो है ना वो किस तरह से अब थोड़ा थोड़ा तब्दील होता है, फिर अचानक से दोबारा से गर्मी हो जाती है। अभी मैं टेम्परेचर चेक कर रही थी, इस्लामाबाद में है तो 29 डिग्री बट फील लाइक 32 डिग्री। आप लाहौर से आई हैं, वहाँ पे शदीद गर्मी थी मेरे ख्याल से जब आप वहाँ पे थी। अब दोपहर के वक्त अच्छी खासी वहाँ पे गर्मी थी, लेकिन वो जो गर्मी का जोर बहुत ज्यादा था ना वो टूटा हुआ है, लेकिन गर्मी फील हो रही है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आगे बारिशों की प्रेडिक्शन भी है पंजाब में भी। बारिशों से तो अभी परेशान होने दे, बाकी लोग परेशान है। रहमत की बारिश हो जाए, हम वहाँ तक तो हम कहते हैं कि रहमत की बारिश होनी चाहिए। गर्मी भी लोगों को ज़ाहिर तंगी करती है पंजाब में। फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी कल से बारिशों की पेशगोई की गई है। अब देखना यह है कि बारिशें किस हद तक बरसती हैं। खुदा ना खास्ता जितना नुकसान हम पहले उठा चुके हैं इन बारिशों की वजह से या अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से भी, खुदा ना खास्ता वो वाला नुकसान दोबारा ना हो। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर महकमा मौसमियात हैं डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर साहब ने। डॉक्टर साहब वेलकम करेंगे आपको शो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो हमें बता दें इस प्रेडिक्शन के बारे में, कल से किन किन इलाकों में बारिशें होंगी? जी बिल्कुल, ओवरऑल तो मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क है, सच कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल नहीं है। लेकिन मुल्क के जो बालाई और वस्ती हिस्से हैं, ख़ासतौर पर पंजाब के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स, कश्मीर में, खैर पख्तूनख्वा के जो बालाई पहाड़ी इलाके हैं उनमें, और गिलगित बल्तिस्तान में, इन इलाकों में जो है वो आज रात से बारिश के चांसेस हैं। लेकिन बारिशें जो हैं वो इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है जितनी के पहले, जिसकी वजह से हमारे पास फ्लडिंग हुई है, क्योंकि मानसून जो है वो अब वीक हो गया हुआ है और रिट्रीव होना शुरू हो गया हुआ है। जैसा कि आपने अभी जिक्र भी किया है कि अब सिम्टम्स आ रहे हैं कि वेदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंज हो जाएगा। तो बाय द एंड ऑफ द सितंबर जो है वो मानसून रेंज जो है वो पूरी तरह रिट्रीव कर जाएंगी और फिर हम ट्रांजिशन पीरियड में चले जाएंगे, जिसमें हम समर से फिर ऑटम और फिर ऑटम से फिर हम विंटर की तरफ मूव करेंगे। राइट। अच्छा डॉक्टर ज़हीर, आई नो मानसून के शुरू होने से पहले ये प्रेडिक्शंस की जा रही थी कि इस मरतबा बारिशें जो है ना वो ज़्यादा हो सकती हैं। पाकिस्तान में यूजुअली एवरेज कितनी बारिशें होती हैं मानसून के सीज़न में, और इस मरतबा जितने स्पेल्स अभी तक गुजरे हैं उसमें कितनी बारिशें हुई हैं या कितनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं? देखिए, ऑलमोस्ट जो हमारे पास 25% और उसके राउंड अबाउट जो है अभी तक अबव नॉर्मल रेनफॉल्स जो है वो हो चुकी हैं पूरे पाकिस्तान में। लेकिन एवरेजेस जो हैं वो एक्सट्रीम रेनफॉल्स को इतना अच्छी तरह प्रेडिक्ट नहीं कर रहे होते, उनसे हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जो रेनफॉल्स हैं जो हमने एक्सपीरियंस की हैं वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक्सटेंसिव रेनफॉल्स होती हैं और उसी को हम जो है वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के हवाले से जानते हैं। ठीक है। क्योंकि जो बारिशें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, खासतौर पर हमारे जो कैचमेंट एरियाज हैं उनके अंदर एक्सटेंसिव रेनफॉल्स हो जाएं तो उसकी वजह से फिर जो है जो हमारे दरिया हैं वो स्वेल कर जाते हैं और फिर फ्लडिंग के चांसेस जो और अभी मैं डिफरेंट जो मैं देख रही थी खबरें उसमें यही सामने आ रहा था कि अब जो हमारे दरिया हैं वहाँ पर पानी की सतह थोड़ी नॉर्मल भी होना शुरू हो गई है। अब ये जो नया स्पेल शुरू होने जा रहा है कल से, जिसके बारे में कहा जा रहा है, इसमें कितनी बारिशें हो सकती हैं? आपने बताया कि बहुत कम होंगी, इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और कौन कौन से शहर या इलाके ऐसे जहाँ पर ज़्यादा बारिश हो सकती है? देखिए, बिल्कुल इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स नहीं है, इतनी ज़्यादा उसमें जो रिवर फ्लोज हैं उसमें इंक्रीज करने का चांसेस नहीं है। लेकिन जो माउंटेनियस एरियाज हैं, खास तौर पे जो कश्मीर के माउंटेनियस एरियाज हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा के माउंटेनियस एरियाज हैं, उसमें जो नालाज हैं उसके अंदर फ्लैश फ्लडिंग, क्योंकि थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो उसमें जो है फ्लडिंग ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह क्योंकि जो कि लैंडस्लाइड्स हैं उनके भी चांसेस को इन एरियाज में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी तरह जो पंजाब के इलाके हैं इसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद है, चकवाल है, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा, इन इलाकों में भी बारिश के चांसेस हैं। और ये बारिश का इम्पैक्ट थोड़ा सा इस वजह से भी ज्यादा हो सकता है कि जो लोग डिस्प्लेस हैं उनके लिए थोड़ी सी ज़हमत का बायस बन सकती है ये बारिश, अदरवाइज वाटर फ्लोज के हवाले से।
बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप पंजाब और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान का आपने बताया, सिंध का भी थोड़ा सा अगर बता दें कि वहाँ आने वाले दिनों में बारिशों के कितना इम्कान है, क्या वहाँ पे भी ये स्पेल दोबारा से बारिशों का शुरू होगा? सिंध में और बलूचिस्तान में कोई खास सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स जो है वो अब नहीं है, और इन इलाकों में ज्यादातर जो है वो मौसम खुश्की होगा। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर महकमा मौसमियात, और हमें अपडेट कर रहे हैं केपी और पंजाब के एरियाज़ जो हैं उनके अंदर ज़्यादा बारिशें तो नहीं होंगी, नॉमिनल बारिशें रहेंगी, लेकिन कौन कौन से इलाके जहाँ पर ज़्यादा बारिशें हो सकती है उसमें कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, माउंटेनस एरियाज़ जो हैं वहाँ पर बारिश होगी। और पंजाब की बात की जाए तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, यहाँ पर बारिशें भी हो सकती हैं। और सिंध और बलूचिस्तान में तो इतना ज़्यादा उनका बारिशों का नहीं है, लेकिन जो फ्लड इफेक्टीज हैं वो उनके लिए ज़रूर ये बारिश थोड़ी सी परेशान कुन साबित हो सकती है, क्योंकि वो पहले अपने घर से बाहर हैं। लेकिन साथ ही साथ नौशहरो फेरोज का भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जहाँ पर जमींदारा बंद जो है वो टूट गया है, जिससे 5 गाँव ज़ेरे आब आ गए, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसल डूब गई है, और इसके बाद मुतासरीन की महफूज मकाम पर मुंतकिली का अमल भी शुरू कर दिया गया है। दादू की बात कर ले, वहाँ पर सैलाब से मुतासरा कच्चे के गाँव में मकान गिरने से खातून और उसकी 3 साला बेटी जाँ बाक हो गई, जबकि लाड़काना में आकिल आगाही और नुसरत बंद के सामने 20 देहात जो हैं वो भी ज़ेरे आब आए हैं। अच्छा, ये हमें पहले ही पता था और हम आपको अपडेट भी कर रहे थे कि ये ट्रैवल कर रहा है और पंजाब से सिंध की तरफ ये जो सैलाब है स्पेशली कच्चे के इलाके की तरफ जा रहा है। गुड्डू बिराज और सखर बिराज को बहुत ज़्यादा, और उनके इर्द गिर्द के एरिया जो हैं वहाँ से लोगों की नकल मकानी भी करवाई गई थी, और सिंध इंतज़ामिया, सिंध हुकूमत हमें बहुत एक्टिव भी नज़र आ रही थी और बार बार ये कह रही थी कि हम लोग तैयार हैं, और हमें वहाँ पर काम होता हुआ नज़र भी आया। गुड्डू बिराज के बारे में आपको बता देते कि वहाँ पर आज पानी की आमद 6,12,269 और अखराज जो है वो 5,82,942 क्यूसिक है। जबकि सखर बिराज की बात करें तो वहाँ पर पानी की आमद जो है 4,88,820 और अखराज 4,38,390 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। उधर कोटरी बिराज की बात की जाए तो वहाँ पर पानी की आमद जो है वो 2,74,129 क्यूसिक है और अखराज जो है 2,61,399 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि अगर हम आमद और अखराज देखें तो बीच में पानी का फ्लो और पानी का स्ट्रेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगेन थोड़ी देर पहले भी मैं न्यूज़ में देख रही थी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो हैं उनकी जानिब से बार बार कहा जा रहा है, और हमें वो रोड्स के ऊपर एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं, लोगों से मिलते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि भाई परेशान ना हो, हम लोग तैयार हैं। लोगों की नकल मकानी में भी उन्होंने हेल्प करवाई है। लेकिन अगेन इतना बड़ा फ्लो होता है लोगों का जब नकल मकानी की जाती है, अनडिस्प्लेस्ड लोग जब होते हैं, तो हर किसी तक ये नहीं हो सकता कि ऑल द टाइम सारी सहूलतें भी पहुंचती रहें। लेकिन अगर इंतजामिया, अगर हुकूमत जो है वो एक्टिव है, काम करती हुई नजर आ रही है, तो हमें इस चीज का उनको क्रेडिट देना चाहिए और साथ में मेरे ख्याल से ताउन भी करना चाहिए उन लोगों के साथ जो आपकी हेल्प करने के लिए पहुंच रहे होते हैं। बड़ी दफा मैंने ये भी वीडियोस देखी हैं, शायद वो पंजाब की थी, वो कश्ती लेकर पहुंचते हैं, लोग उनको मना कर देते हैं, वो फिर जाते हैं। जाहिर है वो लोग खुद भी इस मुश्किल टाइम में हेल्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनकी जगह पर जाकर सोचें ना, अपनी जगह पे भी घर बार छोड़ना आसान नहीं होता, हम अंडरस्टैंड करते हैं उस इमोशन को, बट स्टिल आपकी जान से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होती है। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम सिंध सलीम बलोच साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या इस वक्त सिचुएशन है, वो हमें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं वहाँ की। सलीम साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले ये बताइएगा, मुराद अली शाह साहब भी बार बार ये कह रहे हैं कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयार है, आवाम बयान को किस तरह से समझें, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई हम तक तो मदद नहीं पहुंच रही है, हमें तो बचाने के लिए अभी तक कोई नहीं आया। आपका टेक इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब फरमा रहे हैं, इसी तरह से हुकूमत सिंध मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड है, न सिर्फ तैयार है बल्कि ग्राउंड पर मौजूद है। अब तैयारी का वक्त नहीं है, अब तो वो वक्त आन पहुंचा है, इसलिए कि इस वक्त जो है वो 6.5 लाख से लेकर 7 लाख क्यूसेक पानी सक्कर बैरेज पे मौजूद है। तो ये वो वक्त है जहां पे लोगों के पास इमदाद पहुंच रहा है, लोगों के पास इमदाद पहुंचा हुआ है। सिंध गवर्नमेंट का पहला तरजीह जो है वो लोगों की जिंदगी बचाना है, उनकी लाइफ बचाना है, उसके बाद उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाना है जिससे हमारे बैरेज बने हुए हैं, और लोगों की सेहत का ख्याल रखना, उनकी खाने पीने का इंतजाम करना, शेल्टर रूम्स बना के दे देना। शेल्टर रूम्स मौजूद हैं, वहां पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं, लोगों को मेडिकल की सहूलतें
प्रॉपर तरीके से मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं इन तमाम डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे आई फ्लड है इस वक्त, वो लगे हुए हैं। तो हर हवाले से सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर ग्राउंड पर मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। ये जिम्मेदार बंद टूटा है और गाँव भी उससे मुतासर हुए हैं, गाँव में पानी दाखिल हो गया है कई। लोगों की जो नकल मकानी है उसको किस तरह से हुकूमत मुमकिन बना रही है कि जिन इलाकों में पानी है वहाँ से पूरी तरह से कोशिश की जाए कि तमाम लोगों को ही निकाल लिया जाए? देखिए, ये जमींदारा बंद जो टूटा हुआ है, ये वो बचाव बंद नहीं है जो दरिया की दोनों तरफ बने हुए हैं, वो बचाव बंद नहीं है। ये उन बंदों के अंदर एक जो है वो बंद बना हुआ था, वो बंद टूटा हुआ है। वहां पे कुछ गांव जो है वो ज़ेरे आब आ गए। वहां पे रेस्क्यू 1112 की टीम मौजूद है, PDMA मौजूद है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, कश्तियां मौजूद है। मुकम्मल तौर पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और लोगों को जो है वो सैफ मकामात तक पहुंचाया जा चुका है। ठीक है। अच्छा सलीम साहब, आप कह रहे हैं मुकम्मल तौर पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, ये कैसे इंश्योर किया जा रहा है कि जितने भी अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पर कोई फंसा हुआ नहीं है? क्योंकि वी डोंट नो, किसी के पास फ़ोन नहीं है, राब्ता नहीं कर सकता और उसके पास कोई ज़मीनी रास्ता नहीं है जहाँ से वो महफूज मकाम पर चला जाए। तो इंतज़ामिया कैसे ये मेक श्योर कर रही है कि कोई भी जो है ना फंसा हुआ ना हो सैलाब के पानी में? देखिए, इंतजामिया मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। मैंने आपको कहा कि इरिगेशन डिपार्टमेंट से लेके PDMA, आपकी रेस्क्यू 1112, पूरी सिंध गवर्नमेंट की काबीना इस वक्त वहां पे मौजूद है, दरियाए इंडस पे, दरियाए सिंध पे मौजूद है और इसको इंश्योर किया गया है। और अल्लाह ताला का शुक्र है, लाख लाख अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि अभी तक किसी किस्म की कोई जानी नुकसान का, किसी किस्म की कोई बंदे की डूबने का या किसी जानी नुकसान का अभी तक इतला कोई नहीं आया और ना इस तरह का कोई वाकया हुआ। अगर खुदा ना खास्ता पानी की जो मिकदार है वो बढ़ जाती है, फिर सिंध हुकूमत का इमरजेंसी प्लान क्या है? क्या ऐसा प्लान तैयार किया गया है कि इस पानी से निपटा जा सके? देखिए, आपने कल CM साहब ने खुद विजिट किया, गुड्डू बैरेज पे भी था, सक्कर बैरेज पे भी था, तमाम इंतजामिया का जायजा अल्दो के तमाम डिपार्टमेंट्स वहां पे मौजूद हैं। उसके बावजूद CM साहब खुद, ये तीसरी विजिट था CM साहब का जिसने सिंधु दरिया पे किया है। तो CM साहब ने इंश्योर किया है पूरी डिपार्टमेंट्स को, पूरी सिंध गवर्नमेंट इंश्योर है कि किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ और सिंध गवर्नमेंट रेडी था। हमें तो इससे ज्यादा की NDMA की तरफ से कैलकुलेशन आया था कि शायद 8 लाख 8.5 लाख पानी होगा। तो 8 लाख पानी को क्रॉस करने के लिए भी तैयारियां की जा चुकी थी। उन तैयारियों में यह था कि जो वल्नरेबल पोजीशन थे उन तमाम बंदों को मजबूत किया गया था और ये पानी अभी जो है वो 6.5 लाख से 7 लाख जानी नुकसान तो हुआ है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि एक जान भी जाती है तो डेफिनेटली हमारे लिए वो उतना ही बड़ा नुकसान है अगर उससे ज्यादा नुकसान हो जाए। दादू में जहाँ पर एक मकान की छत गिरी, खातून और बच्ची जो है उसकी जान चली गई। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, कि किसी भी एरिया को किस तरह से ये कितनी मरतबा वहाँ का विजिट करके जो है ना क्लियर करार दिया जा रहा है कि यहाँ पर 2 से 3 मरतबा हमारी रेस्क्यू टीमें जो है ना वो जाकर चेक करके आई हैं, अब यहाँ पर कोई भी फंसा हुआ नहीं है? ये मैं जानना चाह रही हूँ। अच्छा मैडम, असल में होता ऐसा है कि ये जो सिंधु दरिया है ये हर साल उमूमन जो कच्चे के इलाके में लोग रहते हैं, जो बचाव बंद बना हुआ है उसके अंदर रहते हुए, वो लोग आम तौर पर तैयार होते हैं ज़हनी तौर पर कि जुलाई, अगस्त और सितंबर की महीने वो महीने हैं जहां पे सैलाब या फ्लड आ सकता है, जो कि हमेशा आता रहा है कच्चे के इलाके में। ठीक है। तो एक तो उनकी अपने इंटरनेट के अपने इंटरनल कनेक्शंस हैं और दूसरा ये कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा डिप्टी कमिश्नर वहां पे बैठा हुआ है, जो असिस्टेंट कमिश्नर वहां पे बैठा हुआ है, जो हमारे मुख्तियारकार तपेदार जो वहां पे मौजूद हैं, उनको एक एक गांव का रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। उनके पास एक एक गांव की मैप मौजूद है, एक एक गांव का रिकॉर्ड मौजूद है, वो उनसे राब्ते में है। तो इस बात को मुकम्मल तौर पर इंश्योर किया गया है कि ऐसा कोई गांव या ऐसा कोई शख्स रह ना जाए जो कि गॉड स्पीड, अल्लाह करे, अल्लाह ताला की मदद भी आपको हासिल हो और तमाम लोगों को आप रेस्क्यू भी कर सकें और जो जितने भी लोग हैं उनकी मदद भी की जा सके। बहुत शुक्रिया। सलीम बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, खुसूसी बराए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह। सिर्फ सिंध की ये सूरत हाल नहीं है ना, पंजाब के अंदर से भी कुछ ऐसी खबरें आ रही थी, कसूर से आई बिलीव खबरें आई हैं, से भी खबरें आई हैं जहां पर सैलाब से मुतासरा इलाके में इंतजामिया की जानिब से बच्चों के लिए आर्जी
स्कूल जो है वो कायम कर दिया गया ताकि बच्चों का जो तालीमी साल है वो ज़ाया ना हो, चूँकि लोग डिस्प्लेस हुए हैं, अपने घरों से बाहर गए हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है बल्कि जो लिया गया है। हमने सोचा हम इस पर ज़रूर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे सलीम बलोच इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल के रिलीफ कैंप में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। बताइए सलीम। मुकम्मल सारा गांव के गांव उजाड़ के रख दिए हैं, स्कूल्स तबाह कर दिए हैं, तलीमी सिलसिला मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है। लोग जो रेस्क्यू किया गया है उनको जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल और इसके साथ साथ जो शेखपुरा 9 और गंडा सिंह के मुकाम पर मुख्तलिफ कैंप्स में रखा गया है। सबसे जो अच्छी बात वो ये है कि बच्चों की तालीम के लिए स्पेशली फोकस किया गया, उनको यहाँ पर पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता नहीं होने दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर क्लास रूम्स मुख्तस किए हैं जहाँ पर जो फ्लड रिलीफ बच्चे आए हैं, जो मुतासरा बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मेरे से कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं उनका पूरा दिन कैसा गुजरता है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं और हर एक चीज़ हमसे यहाँ पे मिलती है, खाना वगैरह भी मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं। बिल्कुल। एक और बच्ची मेरे साथ मौजूद है। बेटा आप अपने जो गांव के जो दोस्त हैं उनको याद करते हैं? जी बहुत ज़्यादा याद करते हैं, वहाँ पे मैं खेलती थी। चलिए इंतजामिया की कोशिश है यहाँ पर लोगों के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाए। मेरे साथ टीचर मौजूद हैं, इनसे पूछता हूँ, मुझे ये बताएं कि आप पूरा दिन पे मुख्तस करते हैं, आपको ये माहौल वही सेम माहौल आप प्रोवाइड कर रहे हैं? जी सर, पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को हम उनके स्कूल वाला माहौल ही प्रोवाइड करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लाजमी बात है ये मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चे हैं, आप इनको तालीमी सिलसिला स्टार्ट कैसे कर रहे हैं? सर हम इनको जनरल चीज़ें करवा रहे हैं क्योंकि सिलेबस तो जाहिर सी बात है नहीं है इनके पास। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अपने तौर पर तमाम तर चीज़ों को एहसन तरीके से मैनेज कर रही है और उनकी यकीनन कोशिश यही है तालीमी सिलसिला जारी रहे, तालीमी साल है वो उनका ज़ाया ना हो और बच्चे मुकम्मल तौर पर तालीम से जुड़े रहें। जी दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा ये स्टेप है एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों का तालीमी साल जो है ना वो ज़ाया नहीं होना चाहिए एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अफेक्टेड भी हैं, तो इनको तालीम के अंदर कंसेशन भी दी जाए कि ये अगर इनके पास सिलेबस मौजूद नहीं है तो ये जनरली पढ़कर भी ये साल जो है ना वो पास कर सकें। एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास और भी अहम सेगमेंट्स हैं और अहम मेहमान हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवानी। एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आ जाते हैं उस बात पे जिससे आयशा भी बच रही थी कि बात ना करनी पड़े, लेकिन बात हमने बाज नहीं आना जरूरी है। मैंने बाज नहीं आना क्योंकि वो बाज नहीं आ रहे जिनको बाज आना चाहिए। मैं भी खिफत मिटाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि लास्ट जो हमारा सेगमेंट हुआ था ना, जो हमारे इस वक्त गेस्ट हैं डॉक्टर नुमान नियाज साहब, उनसे मैंने कहा था कि हम फिर भी उम्मीदें जो है ना वो हाई रखेंगे। आपने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी, आगे अगले संडे को भी मैच है। अब मेरे से कोई उम्मीद मत रखिएगा कि मैं उम्मीद रखूं। आप उन लोगों में से नहीं है, तुम जीतो या हारो। नहीं बस ठीक है, बहुत हो गया, कोई नया नगमा आना चाहिए। जी अच्छा जी, एशिया कप के हाई वोल्टेज मैच में पाकिस्तान को एक बार फिर इंडिया के हाथों बड़ी शिकस्त हुई है। हाई वोल्टेज टाकरा था, सबकी नजरें थी, लेकिन फिर वही हुआ जिसका अंदर से हम फील कर रहे थे कि शायद ये हो ना जाए। टॉस जीता पाकिस्तान ने, थोड़ी उम्मीद आई कि शायद मैच भी हमारी तरफ हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा एज तो होता है, लेकिन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच भाई पाकिस्तान ने कहा नहीं भाई हमने नहीं जीतना। पहली बॉल के ऊपर साइम, जिनसे उम्मीदें थी कि शायद जो पाकिस्तानी टीम जो है ना इंडिया पाकिस्तान के मैच के अंदर थोड़ा सा वो परफॉर्म कर लें, और इंजरी के बाद हम उनको कंसेशन दिए जा रहे हैं कि चलें कोई मसला नहीं है, यंग है और थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन इसके अंदर इस मैच के अंदर तो मुझे लगता है जज्बा जागना साइम ने फिर भी कवर अप कर लिया, उन्होंने 3 विकेट नहीं हम उनको ना बैट्समैन के तौर पर पहले जानते हैं, शाहीन ने भी कवर कर लिया, उन्होंने रन्स किए, विकेट नहीं ली। चलें जी, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नुमान नियाज साहब मौजूद हैं। आपको पता है हमारे शो में अक्सर मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? कैसे मिजाज हैं कल के मैच के बाद? वालेकुम सलाम, मिजाज मेरे बिल्कुल ठीक है। आप लोग पता नहीं हाई वोल्टेज कहाँ से था? पाकिस्तान कह रही है हाई वोल्टेज, मैं नहीं कह रही डॉक्टर। हाई वोल्टेज प्रेशर मैच और प्रेशर हमेशा पाकिस्तान की टीम ही ले जाती है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कल हुआ क्या? टॉस हमने जीता, हमें लगा कि टॉस जीतकर पहले हम बैटिंग करेंगे तो थोड़ा सा एज तो हो जाता है जो टीम टॉस जीत आती है। आगे की कहानी आप बताएं। 2 चीजें, एक तो ये हाई वोल्टेज कहना गलत है। इंडिया इज अ वर्ल्ड चैंपियन, इट्स अ थॉरोब्रेड टॉप टीम क्रिकेट के हवाले से। वैसे तो कल वो मैच हार गए, तो बाद में बात करते हैं। और दूसरा जो पाकिस्तान है उनकी सारी बैटरीज फेल हो चुकी हैं। इट्स अ स्टोरी ऑफ सेल्फ इन्फ्लिक्शन। आप पिछले 10 माह से एसोसिएट और बी टीम्स के साथ खेल के, और आपने लास्ट जो खेला था वो न्यूजीलैंड टूर किया था और न्यूजीलैंड ने अपनी सी टीम खिला दी थी। तो आप फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लड़के जिनके पास स्किल भी नहीं है, जिनकी डिफरेंशिएशन ही नहीं है कि साइंटिफिक पावर हिटिंग क्या होती है, मैच को कैसे लेके चलना है, गेम अवेयरनेस क्या है, तो सेल्फ बिलीफ आपको तब आता है जब यू आर बैक्ड बाय स्किल। तो वो तो छोड़ दें। कल टॉस जीत के आपने हमाकत की कि यू बैटेड फर्स्ट।
अच्छा, वो और कंडीशंस होती हैं। दुबई में इस मैच से पहले जो 8 मैचेस हुए थे उनमें से 7 टीमें वो जीती थी, 7 मरतबा जो चेज कर रही थी। दूसरा ड्यू फैक्टर आ जाता है जहां पे बॉलिंग मुश्किल हो जाती है। फिर आप 3 स्पिनर्स के साथ चले गए, वो ठीक है, लेकिन आपने अनफॉर्चुनेटली एक फास्ट बॉलर नहीं खिलाया। फिर आपकी जो टीम कॉम्बिनेशन था, आप लोगों को फिट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने सलमान अली आगा, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है T20 क्रिकेट से, जो कम्प्लीटली इररिलेवेंट है, उसको आपने ठोसा हुआ है एज कैप्टन। वो जब टीम में आता है तो आपके मिडिल ऑर्डर में नंबर 6 पे चले जाता है, जो एक टैलेंटेड लड़का है हसन नवाज। उसने अभी इवॉल्व होना, उसके मसाइल हैं। उसके बाद फ़हीम अशरफ को आप एज ऑलराउंडर खिलाते हैं, बॉलिंग आप नहीं करवाते। वो बैट्समैन बहुत अच्छा है T20 क्रिकेट का। आप ये कहा जा रहा था डॉक्टर साहब कल मैच शुरू होने से पहले कि शायद कोई तब्दीली हो सकती है, हारिस रऊफ को शायद शामिल किया जा सकता है। आपको लगता है कि हारिस रऊफ की जगह बनती थी और उनको ना खिलाकर हमने गलती की है? हारिस से ज्यादा हसन अली की जगह बनती थी और उसको खिलाना चाहिए था, क्योंकि आपके 3 स्पिनर हैं तो मुख्तलिफ टाइप के, लेकिन वन डायमेंशन हो जाता है जब आप तगड़ी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं। उनकी मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग थी इंडिया की। फिर आप ना हारिस को जबरदस्ती आपने इंटरनेशनल प्लेयर बनाया हुआ है, वो वन डायमेंशनल शॉट्स खेलता है और बड़ी टीम लेग क्लियर करके लेग साइड पे शॉट्स नहीं खाती। कल भी वो इसी तरह आउट हुआ, जिसका प्रेशर सबसे ज्यादा फरहान पे आया। पहले साइम जो है, अच्छा अब शाइम अयूब को हम स्टार करी जा रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, जो उसकी वनडे की परफॉर्मेंसेस थी। 43 मैचेस में 136 के स्ट्राइक रेट के साथ 20 की एवरेज है। तो अगर आपने ये 20, 22 और 130 वाले स्ट्राइक रेट वाले रखने थे तो फिर बड़े गुरखों को क्यों निकाला था? ये तो आपकी इंटेंट किधर नजर मतलब ये स्ट्राइक रेट का आपकी जो है डॉक्टर साहब आप जिक्र कर रहे हैं, तो फिर ये जो दूसरी तरफ हमें स्ट्राइक रेट बड़ा जबरदस्त किस्म का नजर आया। एंड आई रिमेंबर लास्ट टाइम जो आप कह के गए थे कि उनकी वो फर्स्ट टियर टीम नहीं है, थर्ड टियर टीम आप इंडिया की कह के गए थे, लेकिन उसके बावजूद कहा था कि पाकिस्तानी टीम से बहुत बेहतर होगी, और वो हमें कल नजर भी आया। स्ट्रैटेजी भी नजर आई पाकिस्तान की तरफ से। क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्लानिंग, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था बस भेजे जा रहे हैं और ना समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अनम और आयशा, एक चीज बावर करा लो कि वो सिस्टम का प्रोडक्ट है। कल लड़का तिलक वर्मा भी नया खेल रहा था, अभिषेक शर्मा भी नया है। उसने पहला बॉल फुल टॉस बना के चौका मारा, तीसरा शाहीन को छक्का मारा एंड शाहीन वाज ओवर। सो दैट इज मॉडर्न क्रिकेट। शो हुआ बिल्कुल। क्या मॉडर्न क्रिकेट वो है? ये इंटेंट बातें करने से, नैरेटिव बनाने से, टेम्पलेट बनाने से सोशल मीडिया पे टीमें नहीं बनती। इंटेंट वो है जो नॉटिंघम में इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के साथ किया। दैट इज द इंटेंट। अब ये तो आपकी डॉक्टर साहब तो लेकिन हम ये भी बात कर रहे थे कि अच्छा चलें, अगर नहीं भी जीत पाते एटलीस्ट हमें फाइट नजर आनी चाहिए मैच में। हमें वो फाइट भी नजर नहीं आई जो कल शॉट सिलेक्शन थी, जिस तरह से सारे जो आउट हुए हैं उसको अगर हम देख लें, बार बार हमें मौका भी मिला है। एम्पायर ने आउट दिया, फिर वहां से नॉट आउट आ रहा था, बार बार कुदरत का निजाम भी हमारी तरफ था, लेकिन हमने कहा कि नहीं जी हम नहीं करेंगे कुदरत का निजाम जी। वो इसलिए कि शॉट सिलेक्शन आपकी इसलिए, लेकिन हमारा निजाम हमारी तरफ नहीं था, ये कह सकते हैं हम। आपकी शॉट सिलेक्शन इसलिए पुअर हो जाती है कि आपके पास डिफेंस नहीं है, आप स्किल्ड नहीं है, तो आप रोटेशन और स्ट्राइक नहीं कर पाते। कल अगर आप देखो तो अभिषेक शर्मा ने आपको लॉन्चिंग पैड उनको दे दिया, फिर तिलक वर्मा ने, इवन सूर्या कुमार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेला, अच्छा वो एक बॉल पे 2-3 किस्म के शॉट्स मार रहा था। उसने इसको मारा नवाज को, एक पहले बैकवर्ड पॉइंट पे चौका मारा, उसी बॉल पे उसने पॉइंट के आगे चौका मारा। सो दैट इज द स्किल सेट। जब तक आप रोटेशनल स्ट्राइक नहीं करोगे, और रोटेशनल स्ट्राइक स्पिनर तब करोगे जब आप स्पिनर को रीड करोगे। और आप अगर ऑफ द विकेट खेलने की कोशिश करोगे के अलावा जो उन्होंने सिंगल्स ले लेके वो अपने प्रेशर को जो है ना वो सस्टेन करते रहे हैं, उसको भी रोकने की कोशिश नहीं की हमारी टीम ने। हमने 64 डॉट बॉल्स खेली, ऑलमोस्ट 10 ओवर्स। आपकी जो 63 डॉट बॉल है ना, वेस्ट इंडीज भी ऐसे ही खेलता है, पर उनके पास एबिलिटी है कि वो लंबे लंबे छक्के मार के नंबर ऑफ बाउंड्रीज पे वो टोटल पोस्ट कर लेते हैं। हमारे पास हिटिंग की एबिलिटी नहीं है, बिकॉज हम स्लॉगिंग और साइंटिफिक पावर हिटिंग में फर्क ही नहीं महसूस कर सके। तो हमने एक्चुअली सेल्फ इन्फ्लिक्शन की कहानी है, टीम तबाह की है। इन लड़कों का इतना कसूर नहीं है जितना कि खिलाने वालों का कसूर है, मैनेजमेंट का कसूर। और कमेंटेटर्स का भी मैं कहूँगी बड़ा कसूर है, जो इनको स्टार बना रहे होते। एक चीज उसके बाद हम इस सेगमेंट को क्लोज करेंगे। शाहीन के बारे में कहा जा रहा है कि ठीक है उसने अच्छी बॉलिंग नहीं की लेकिन अच्छी बैटिंग कर ली। साइम के बारे में कहा जा रहा है ठीक है अच्छी बैटिंग नहीं की लेकिन बड़ी अच्छी बॉलिंग कर ली। क्या वो कैन दे गेट अवे विद इट कि अपनी परफॉर्मेंस जो है एज ए बैट्समैन हम उनको जानते हैं कि हम उनसे इस चीज से वो करते हैं, ओपन करने के लिए गए हैं, इसके बारे में आपका टेक?
बड़ा टेक सिंपल सा है कि ये क्या टीम होगी जहाँ पे ऐसी हरकतें हो रही हैं कि बॉलर जो है वो बैटिंग कर रहा है और जो अपना बैट्समैन है वो रन ही नहीं कर पा रहा। पिछले इसके 5 इनिंग्स में 3 0 हैं, ठीक है, और ये छुप जाते हैं क्योंकि ये पैम्पर्ड लॉट है और क्योंकि आपने कुछ लोगों को विक्टिमाइज करना था, पर्सनालिटी इश्यूज थे आपके, उनके पॉलिसी इश्यूज थे, आपने उनको निकाल के बाहर कर दिया। यार उनको जरूर निकालते, वो नहीं थे मॉडर्न क्रिकेट में सिंक हो रहे, उनका जो स्टाइल था। लेकिन डॉक्टर साहब साइम में एविडेंस तो दिया हुआ है ना, अपनी परफॉर्मेंस से इम्पैक्ट तो बिठाया हुआ है, लेकिन वो ठीक है कुछ अरसे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जब से वो इंजरी से वापस आए हैं। वनडे में ये मैंने अभी आपको बताया 43 T20 इंटरनेशनल्स में 20 की एवरेज है, 136 का स्ट्राइक रेट है, सिर्फ 450 हैं ओपनर के। तो ही इज ए फेल्ड T20 प्लेयर साइम अयूब। बॉलिंग अगर कर रहा है तो फिर उसको बॉलर बना दो, फिर फ़हीम को निकाल दो, उसको नंबर 8 पे बैटिंग करा दो, सो उसको कन्वर्ट कर दो एज ए बॉलर। बट इफ यू आर प्लेइंग हिम एज एन ओपनर, आपके उसके शॉट की वजह से, और हारिस जो फिट ही नहीं होता इंटरनेशनल टीम में, जबरदस्ती आप लेके आए, आपने रिजवान को निकालना था, आपने हसीबुल्लाह को प्लेयर बनने ही नहीं दिया। तो अनफॉर्चुनेटली अगर आप ऐसे प्लेयर्स खिलाएंगे तो फिर होगा क्या? बिल्कुल ऐसे ही। और बाबर रिजवान को ना लोग मिस भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ना ट्रेंड बना हुआ है बाबर रिजवान हमें वापस चाहिए टीम में। बहुत बहुत शुक्रिया। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक चीज जी हाँ, मैं बिल्कुल जाते जाते आपको क्विकली कहूँ कि कल इंडिया के कप्तान ने जो हरकत की है, आईसीसी का एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है 2.1.1 जिसके मुताबिक जो है आपको फेलियर टू मेंटेन पॉजिटिव एटमॉस्फेयर एंड लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अपोनेंट्स, ये पेनल्टी होनी चाहिए, पिनलाइज होना चाहिए। और इसमें उस्मान ख्वाजा ने जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच में वो फ्रीडम इज ह्यूमन राइट पे ब्लैक बैंड पहना था तो वो पिनलाइज हुआ था। मोइन अली ने जब रिस्ट बैंड पहना था जिसमें उसने कहा था फ्री गाजा और फ्री पैलेस्टाइन एंड सेव गाजा, तो उसको एडमॉनिश किया गया था इंटरनेशनल मैच में। कल सूर्य कुमार ने जो पॉलिटिक्स इंटीग्रेट की है, जो अपनी गवर्नमेंट का नैरेटिव वो लेके आए हैं, दैट वाज एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब हम शुरू में भी ये बात कर चुके हैं ना, अखलाकी पस्ती है, अखलाकियात तो आप नहीं सिखा सकते किसी को। लेकिन इसमें एक अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि आईसीसी शामिल है। एंडी पायक्रॉफ्ट जो कि कल मैच रेफरी थे, उन्होंने टॉस में सलमान आगा को मना कर दिया था टू शेक हैंड विद सूर्य कुमार। और आप ये ज़हन में रखें कि जे शाह इज चेयरिंग आईसीसी, तो क्रिकेट इज नॉट बीइंग हेल्ड हॉस्टेज। लेकिन डॉक्टर साहब आई एम ग्लैड आपने पास से जो मिसालें निकाली है ना कि उसके मुताबिक अगर वहां पर पिनलाइज हुआ है तो यहाँ पर भी पिनलाइजेशन होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान नियाज, थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद है और हमेशा की तरह बहुत ही जबरदस्त उनका टिका है और बड़े अच्छे अंदाज में जो है ना वो बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस या किसी भी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही। आज भी बहुत मजा उनसे बात करके, मैच से ज्यादा मजा डॉक्टर साहब से बात करके आया, मैं ये कहना चाहूंगी। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। सैलाब के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं और उन स्टार्स के हवाले से भी बात करते हैं जो इसमें बढ़ चढ़कर आगे होकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोगों की मदद करने के लिए। कुछ दिन पहले हमने जिस तरह हदीका कियानी की बात की थी, लेकिन अब अली ज़फ़र वो भी इसमें पेश हैं। उन्होंने खुसूसी फ़ंड रेजिंग कॉन्सर्ट करने का ऐलान किया है। सैलाब मुतासरीन को ये सारे फंड्स दिए जाएंगे जो ऐसे इकट्ठे होंगे और ये कॉन्सर्ट लाहौर के अल हमरा हॉल में होगा। कॉन्सर्ट में अली ज़फ़र के साथ दीगर जो गुलकार हैं वो भी अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छे, और हम ये पहले भी बात कर चुके हैं, जितने भी हमारे स्टार्स हैं या फिर मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जिनकी जो स्पेशलिटी है वो उसके मुताबिक उसका इस्तेमाल करते हुए अगर लोगों की मदद कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर खैर भी होगी। तो अली ज़फ़र इस तरह से खैर बांट रहे हैं कि अपनी आवाज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं फ्लड अफेक्टीज़ की मदद करने के लिए। तो हैट्स ऑफ टू अली ज़फ़र फ्रॉम अस। एक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा वो भाई कहलाए जाते हैं एंटरटेनमेंट के, पाकिस्तान के अंदर म्यूज़िक उनका बड़ा ज़बरदस्त है, लोग बड़ा पसंद भी करते हैं, उनको बड़ा प्यार भी करते हैं। अच्छा, उन्होंने एक वीडियो भी जारी की है, ज़रा वो भी, वो क्या कह रहे हैं। डेट मार्क कर लीजिए क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट करने जा रहा हूँ अल हमरा ओपन एयर कल्चरल कॉम्प्लेक्स में सैलाब ज़दगान के लिए। इस कॉन्सर्ट की तमाम प्रोसीड्स टिकट से या अदरवाइज मेरी फाउंडेशन अली ज़फ़र फाउंडेशन के थ्रू उन फैमिलीज़ की मदद के लिए खर्च की जाएगी जो इस वक्त बेबस हैं, लाचार हैं और हमारी तरफ देख रहे हैं। सो जॉइन अस इन दिस कॉज। इससे मेरे साथ इंडस्ट्री के और भी मेरे दोस्त यार होंगे जो मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा अनाउंस करके कि कौन कौन इस कॉन्सर्ट पे आएगा। What a great cause and अली भाई what a great skin। आपकी क्या स्किन के रूटीन है हमारे साथ भी शेयर करें। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जितने भी लोग लाहौर में हैं, अगर आपके पास वक्त हो, जब भी ये वाला कॉन्सर्ट हो तो आप ज़रूर जाइएगा क्योंकि आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगी और साथ साथ आप किसी की मदद भी कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं जी। डेरा गाजी खान
से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। कोहे सुलेमान से निकलने वाले सैलाबी रैले, तबाही तो उन्होंने मचाई है, इस बार साथ में वो खजाने भी लेकर आए हैं जिनमें 2000 साल पुराने नवादरात सिक्के शामिल हैं। और मकामी इंतजामिया ने ये बताया कि इन नवादरात में कोई देवा के विमा देवा कनिष्का के 2000 साल पुराने सिक्कों के साथ, आई होप मैं सही इसको प्रोनाउंस करी, ये भी बता दूं, बड़े मैंने जो है ना कॉन्फिडेंस के साथ इसको बयान किया, लेकिन अब सही प्रोनाउंस करते हैं। लोधी, तुगलक, दुर्रानी, सिख, मुगल और बरतानवी दौर के सिक्के भी इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा अरब दुनिया की बात की जाए, वस्ती एशिया की बात की जाए, चाइना की बात की जाए, खुरासान के सिक्के भी मिले हैं। कोहे सुलेमान की पहाड़ी, बरसाती नदी, सखी सरवर से ये कीमती कदीमी सिक्के जो हैं और जवाहिर मकामी लोगों को मिले हैं, जिन्हें मुतालिका महकमे ने पॉलिटिकल इंतजामिया के जरिए कब्जे में भी ले लिया है। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली इसके अंदर ऐसे भी यकीनन सिक्के होंगे जिनको देखकर हम अपने माजी की और तारीख की याद ताज़ा कर सकते हैं, और इनका जो मकाम है वो म्यूजियम के अंदर ही है। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। क्रिकेट की खबरों ने तो थोड़ी सी मायूसी फैलाई हुई थी, हमने सोचा आपके साथ कोई अच्छी खबर वो भी शेयर करनी ज़रूर है। कामयाबी वो शेयर हम करने जा रहे हैं जिस पर हर पाकिस्तानी को फ़ख्र होना चाहिए। लंदन में खिदमात सर अंजाम देने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर शेर बहादुर अंजुम ने एक इनकलाबी पेशरफ्त की है। उन्होंने इंसानी जीन्स में तब्दीली करते हुए थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों का मुस्तकिल इलाज मुमकिन बना दिया। आपको पता है ना, थैलेसीमिया के जो बच्चे होते हैं उनका खून हर कुछ अरसे के बाद चेंज हो रहा है, बिल्कुल ऐसे पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो चेंज हो रहा था, बड़ा तकलीफ अमल होता है। और मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस भी हुआ है थैलेसीमिया के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का और उनके पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो आई नो कि वो किस कर्ब से गुजर रहे होते हैं। हम जानते हैं कि ये एक मौलिक बीमारी है, पेचीदा बीमारी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में हज़ारों बच्चे जो है हर साल खून की बोतलों पर इन्हिसार कर रहे होते हैं और अक्सर ज़िंदगी के अवाइल में भी हमें पता है उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन अब ये कामयाब रिसर्च आ चुकी है और इसका सहरा जाता है डॉक्टर शेर के सर पर, तो वो आज हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं और ज़रा जानते हैं इसके बारे में, उस ट्रीटमेंट के बारे में। थैंक यू सो मच डॉक्टर शेर बहादुर अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो मुबारकबाद आप कबूल कीजिए, बहुत ही रेवोल्यूशनरी मैं कहूँगी कामयाबी है ये। थोड़ा सा ज़रा सादा अल्फाज में बताएंगे हमारे समझने के लिए, देखने वालों के समझने के लिए कि ये कैसे मुमकिन हुआ है, क्योंकि जीन्स के बारे में कहा जाता था कि ये फाइनल होती हैं, इसके अंदर शायद तब्दीली नहीं हो सकती है, लेकिन अब हमारी साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि इसके अंदर भी तब्दीली हो रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। एंड एक्चुअली जो जेनेटिक डिजीज है ना, जिनको हम मोरेसी बीमारियां कहते हैं, वो कोई 6000 के करीब हैं। उनमें से 200 बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए जीन थेरेपी आइडेंटिफाई हो चुकी है और उसका क्योर है वो डिफरेंट स्टेजेस पे है। अब हम आते हैं अपने दोनों इस पेशेंट के जरिए। जो 2 पेशेंट थे थैलेसीमिया के, थैलेसीमिया की जो ट्रीटमेंट है, जैसे आपने कहा, वो 3 to 4 वीकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। उसके बाद उसकी कॉम्प्लिकेशन है, फिर आयरन ओवरलोड हो जाता है। उसके लिए जो मेडिसिन देते हैं चेलेटिंग थेरेपी, वो जिससे जो आयरन है वो बॉडी से रिमूव करते हैं, तो वो कोई बहुत तकलीफदा अमल था। तो उसके लिए जो जीन थेरेपी है वो कंप्लीट क्योर है। मैं आपको इस सिंपल अल्फाज में बता देता हूँ कि जो जीन थेरेपी एक ऐसा इलाज है जिसमें जो जिस्म को हिदायत देने वाली जो जीन है, जो इंस्ट्रक्शन बुक है, हिदायत की जो बुक है, उसको जो है ना वो कंप्लीट सेहतमंद जीन से तब्दील कर देते हैं, जिसकी वजह से जो जिस्म में जीन है वो नॉर्मल हो जाती है। और जो जीन थैलेसीमिया में है उसको हम हीमोग्लोबिन जीन कहते हैं, वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, पैदा करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से इन बच्चों का हीमोग्लोबिन बैक टू नॉर्मल हो जाता है। और जो हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाए तो उनकी ऑक्सीजन जो डिलीवरी है, ऑक्सीजन जो पूरे जिस्म में फैलता है, वो सही हो जाता है, जिसकी वजह से इन बच्चों में एनर्जी बैक टू नॉर्मल हो जाती है और ये बच्चे दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल नॉर्मल। डॉक्टर साहब ये वन टाइम क्योर है, मुस्तकिल बुनियादों पर है, इसका दोबारा इलाज तो दोबारा ज़रूरत किसी सेशन की तो नहीं पड़ती, इस बारे में भी थोड़ा सा बता दें। जी हाँ, बिल्कुल ये कंप्लीट क्योर है। अभी एक्चुअली जैसे शायद आपको मालूम होगा, ये फर्स्ट जीन थेरेपी है पूरे यूरोप, कनाडा, साउथ ईस्ट मिडिल एशिया में। अमेरिका में शायद जीन थेरेपी हुई है वहाँ पे भी, और इटली में, लेकिन वो अभी तक आई नहीं, सरफेस में नहीं आई। तो यूके में ये पहला पेशेंट है जीन थेरेपी का। अभी तक ये है कि अभी ये जो रिसर्च है उसमें ये कहते हैं कि हमने वैसे तो 20 साल तक इसको फॉलो करना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि अभी इसका क्या होगा,
हुआ है फ्यूचर में, लेकिन ये वन टाइम रिप्लेसमेंट है, वन टाइम ट्रीटमेंट है एंड क्योर फॉर लाइफ है, जो अभी तक हर स्टेज के बच्चे इसमें क्योर हो सकते हैं, ये भी थोड़ा सा बता दें। सॉरी, हर स्टेज के बच्चे थैलेसीमिया की किसी भी स्टेज पर हैं, तमाम लोग जो थैलेसीमिया में मुब्तला है हर स्टेज पर, वो सब क्योर हो सकते हैं इसमें? एग्जैक्टली सो अभी तक जो हमारे वो है रिसर्च हुई है वो 12 साल से ऊपर के बच्चों में है, लेकिन मेरा एक जो पेशेंट था वो तकरीबन 10 साल का था, तो 6 साल से ऊपर तक जो अभी रिसर्च है उसमें कंप्लीट क्योर है, और उसके बाद इन बच्चों को कोई ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरे 2 बच्चे हैं उसमें से जो एक बच्चा है उसने उसकी अपॉइंटमेंट थी 2 दिन पहले, उससे पहले उसके बाप ने मुझे फ़ोन किया, उसने ये अल्फाज कहे जो मैं आपको से शेयर करना चाहता हूँ कि उसने कहा कि बाबा डॉक्टर साहब को बता दें मेरी कल अपॉइंटमेंट है, तो मेरा वजन बढ़ना शुरू हो गया, मेरी हाइट बढ़ गई है और मैं बाबा को क्रॉस कर चुका हूँ, और मैं बाकी दूसरे जो बच्चों की तरह मैं महसूस करता हूँ, मैं दूसरे बच्चों की तरह स्कूल में जाता हूँ, दूसरे बच्चों के साथ खेलता हूँ। इतनी खुशी हो रही है, किसी बच्चे का इलाज हो जाना, उसको एक नई जिंदगी मिल जाना डेफिनेटली बहुत बड़ी नेकी का काम होता है, और आपको अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी और अल्लाह ताला का करम ये हुआ कि आपके हाथों ये नेकी हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अब ये जो इलाज है ये ट्रायल फेज के अंदर है या फिर अब इसको, वैसे तो डेफिनेटली इसके अंदर रिसर्च होती रहेगी, लेकिन आम लोगों के लिए, आम बच्चों के लिए क्या ये अवेलेबल हो सकता है, जो इस वक्त देख रहे हैं आपको और मुझे स्क्रीन के ऊपर, कोई आप तक आ सकता है अपने बच्चे का इलाज करवाने के लिए, उसके लिए क्या तरीकाकार होगा या उसमें क्या हो सकता है? इसका पहली बात यह है कि जो जीन थेरेपी है ना, ये एक टीम करती है। जैसे मैं अपने पेशेंट को बताता हूँ, हमारे पास न्यूहैम हॉस्पिटल की टीम है, हेमाटोलॉजी की टीम थी, फिर ग्रेट ऑन स्टेट हॉस्पिटल है, वहाँ की टीम है, एक टीम होती है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि नहीं ये ट्रायल से आगे निकल चुका है और NHS इंग्लैंड ने ऑलरेडी इसको अप्रूव किया है। मेरे पास ऑलरेडी ये सिर्फ थैलेसीमिया के लिए नहीं है, बल्कि मेरे पास कोई सिकल सेल डिजीज है, वो भी इसी तरह थैलेसीमिया की तरह सिस्टर कह सकते हो आप, इसकी बहन कह सकती हो, उसके 80 पेशेंट है। और जी डॉक्टर साहब, और जो 8 पेशेंट थैलेसीमिया के, उन पे हम अभी हम काम कर रहे हैं, और यूके में इंशाल्लाह सारे जितने भी पेशेंट एलिजिबल हैं 12 साल से ऊपर, उन सब की जीन थेरेपी होगी। ऑलराइट डॉक्टर साहब, ये भी बताएगा इसमें रिस्क फैक्टर कितना इन्वॉल्व है और क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? पहली बात यह है कि मैंने 5 साल पहले बोन मेरो ट्रांसप्लांट किया था, आप उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो जो बोन मेरो ट्रांसप्लांट किया तो उसमें जो बच्ची थी वो तकरीबन 12 महीने उसका कोई स्टॉर्मी कोर्स रहा, वो बिल्कुल बहुत हमेशा आईसीयू में एडमिट रही, उसको इन्फेक्शन होता था, कॉम्प्लिकेशंस होते थे। इसी तरह 2 साल तक उस बच्ची का जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट एक सिचुएशन से गुजरी। जब उसको कंपेयर करें जीन थेरेपी के साथ, तो ये दोनों जो मेरे बच्चे थे, वो एक का जो ड्यूरेशन था वो 4 हफ्ते था, वो 4 हफ्ते अस्पताल में दाखिल हुआ था प्रोसीजर्स के लिए, और जो दूसरा बच्चा था वो 6 हफ्ते। तो 4 से 6 हफ्ते में आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद उसको कहते हैं पोस्ट जीन थेरेपी फॉलो अप करनी पड़ती है। तो ये कंप्लीटली डिफिकल्ट प्रोसीजर वो है, डिफिकल्ट नहीं है बच्चों के लिए, बल्कि वो जो मेरा एक पेशेंट था वो बता रहा था कि कहता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन उसके बाद कहता है कि खूबसूरत जिंदगी है। वाह क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा इतना अच्छा लग रहा है ना, आप बार बार जो कह रहे हैं मेरे दोनों बच्चे, डेफिनेटली अपने बच्चे समझ के ही आपने उनका इलाज किया होगा, तो उनको सेहतयाबी भी मिली है। अच्छा ये बताइएगा, पैसों की बात कर लेते हैं, इज इट अफोर्डेबल? जो करवाना चाहते हैं उसके अंदर कितना खर्चा आ सकता है, और पाकिस्तान में जो लोग मौजूद है या पाकिस्तान के अंदर जो बच्चे मौजूद हैं उनके लिए फिर क्या किया जा सकता है कि उन तक भी ये वाला इलाज जो है पहुंच सके, ये ट्रीटमेंट पहुंच सके? मेरे ख्याल में आपके पहले क्वेश्चन का मैंने जवाब नहीं दिया, मैं दोबारा देता हूं। तो उसकी जो साइड इफेक्ट हैं, जो इमीडिएट साइड इफेक्ट है, फर्स्ट 3 मंथ्स में इन्फेक्शंस होती हैं, जिसको हम एंटीबायोटिक या एंटीवायरल मेडिकेशन देकर ट्रीट करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन रहता है, कभी कभी लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको मैनेज करते हैं। जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है वो अनइंटेंडेड DNA जो हम मॉडिफिकेशन करते हैं उसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उसमें कैंसर भी आप कह सकते हो, थियोरेटिकल रिस्क है, लेकिन इसके अलावा ये सेफ है। लेकिन जो 2 मेरे बच्चे हैं उस पर कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, वो
सिंस अप्रैल 2024 उनको कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं लगा है। अभी वो मैं 6 महीने के बाद सिर्फ टेलीफोनिक कंसल्टेशन करता हूँ। नेक्स्ट अभी आपके दूसरे सवाल का मैं जवाब देता हूँ। उसमें यूके में जो है ना, जो हमारे जो पेशेंट थे उसमें आया था कोई 1.5 मिलियन पर पेशेंट, तो 3 मिलियन दोनों पेशेंट का खर्चा आया था पाउंड में। और वो हमें मिला था कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, थ्रू रिसर्च हमने उसको सिक्योर किया था। 1.5 मिलियन। ये आप कौन सी करेंसी की बात करें, पाकिस्तानी या पाउंड की? मैं पाउंड की बात करता हूँ। यूके इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। ठीक है, तो फिर अब इसको कमर्शियली अवेलेबल करने के लिए या आम लोगों तक लेकर आने के लिए डॉक्टर साहब क्या प्लान है आपके पास या फिर आपकी टीम के पास, किस तरह से लेकर आएंगे? बिल्कुल, इसमें मीटिंग्स हो रही हैं, बल्कि हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से एक दफ़ा हमारी मीटिंग हुई थी, वो यही बता रहे थे जब ये कमर्शलाइज हो जाएगी तो ये 1 मिलियन पाउंड पे आ जाएगी। अगर ये पूरे साउथ एशिया में, मिडिल ईस्ट में, हर जगह में अगर इसको वो लॉन्च करते हैं तो वो कहता है कि ये फिर 0.5 से 1 मिलियन पाउंड पर पेशेंट के उसमें आ जाएगी, रेंज में आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में भी अगर आपके पास कोई स्टैट्स हैं, कितने पेशेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं जो पाकिस्तान में इस बीमारी का शिकार हैं, थैलेसीमिया का शिकार हैं, और उनके लिए कितनी ये उम्मीद की किरण हो सकती है अगर ये कमर्शलाइज हो जाता है और आगे जाकर इंशाल्लाह अगर ये अफोर्डेबल भी हो जाता है सबके लिए? मैं यहाँ एक रेफरेंस भी देना चाह रहा हूँ। उसके बाद मेरी मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात हुई तो मियाँ साहब ने मुझे एक बात कही थी, कहता डॉक्टर साहब आप पाकिस्तान के लिए कुछ करें। तो मैंने कहा मैं एक हेमाटोलॉजिस्ट हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने देखा थैलेसीमिया, फिर मैंने रिसर्च करनी शुरू कर दी थैलेसीमिया के ऊपर। तो थैलेसीमिया के कोई 1 लाख पेशेंट है पाकिस्तान में, जिसमें से 50,000 रजिस्टर्ड पेशेंट है। ये जो मीडियम सर्वाइवल एज है पाकिस्तान में 3.5 से 10 ईयर्स तक है, उसके बाद बच्चे जो है ना फोत हो जाते हैं। ठीक है, जबकि यूके में जो मीडियम सर्वाइवल एज है 35 to 50 ईयर्स है। तो पाकिस्तान में कल मुझे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से सेक्रेटरी हेल्थ ने फोन किया था, तो मैंने उनको यही बताया कि आप जो पहले जो हमारे पॉलिसीज हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको सेव कर दें, जो जेनेटिक एजेंट है उसको ऑप्टिमाइज कर दें, तो पाकिस्तान में एट द मोमेंट इसकी मोर्टेलिटी कम हो सकती है। लेकिन जो उसका कंप्लीट क्योर है वो जीन थेरेपी है। और इंशाल्लाह मैं आपको ये गुड न्यूज शेयर करता हूं कि मियां साहब ने 90s में न्यूक्लियर टेस्ट करके पाकिस्तान के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया था। फिर जब सेकंड टाइम आए तो उन्होंने, आपको पता है, सीपेक पे साइन कर दिया, करके पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर दिया। इसी तरह मरियम नवाज एक विजनरी पॉलिटिशियन की बेटी हैं और मुझे यकीन है कि वो पंजाब के अंदर जीन थेरेपी का जो सेंटर है वो बनाएंगी। और जिस तरह वो हर रोज एक नया प्रोजेक्ट लेते आती हैं, हम तो बिलीव करते हैं कि जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद के संगो खिश से होते नहीं जहां पैदा। आपने भी रिसर्च तभी शुरू की जब आपके दिल में ख्याल आया, आपने सोचा कि आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मैं आपको एक मरतबा फिर से मुबारकबाद देना चाहूंगी। अल्लाह करे आप इसी तरह से अपना रिसर्च वर्क जो है वो जारी रखें, क्योंकि आप जैसे लोगों की ही जरूरत है जो खैर बांटे, जो दूसरों की जिंदगियों में आसानी करें, जो दूसरों को सेहत दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेर बहादुर अंजुम हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा ही जबरदस्त काम है और हमने सोचा कि आपसे मुलाकात करवाई जाए। लेकिन 1 मिलियन पाउंड पर भी अगर आ जाता है तो वो तकरीबन पाकिस्तानी रुपए में 38 करोड़ रुपए हो सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़े ये सिलसिला, इसमें मजीद रिसर्च हो तो ये थोड़ी सी अल्लाह करे हम दुआ कम हो जाए इसकी और फिर आम लोगों की एक्सेस में भी हो, वो लोग जो थैलेसीमिया जिनके घरों में पेशेंट्स। लेकिन एक चीज है जो आम लोगों की एक्सेस में है और उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और अब इंतजामिया ने और पुलिस ने कहा है कि अब हम इनको गलत इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पूछे मुझसे क्या है वो बताएं। भाई टिकटॉक की मैं बात कर रही हूँ, यूट्यूब की या सोशल मीडिया की। आप यूज करती हैं टिकटॉक? मैं करती हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छी, मैं इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए, लोगों को एजुकेट करने होना असल मकसद यही होना चाहिए। एग्जैक्टली। खैबर पख्तूनख्वा में टिकटॉकर्स को गैर अखलाकी और गैर मयारी मवाद से बाज रखने के लिए पुलिस ने खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया है। पुलिस ये बताती है कि अवामी शिकायत पर सवाबी, मर्दान, पिशावर और मानसहरा में कार्रवाइयाँ की गई हैं और मुतादिद टिकटॉकर्स जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। और बड़ा फोहश मवाद दस्तयाब होता है टिकटॉक, फोहश गानों पर वीडियोस बनाई जाती हैं या फिर गाली गलोच का कंटेंट वो अपलोड करके शायद लोगों को लगता है कि जल्दी से जल्दी व्यूज़ करना ये इतना ही आसान है अगर आप इस तरह का कंटेंट पोस्ट करते हैं। और इस समेत कई इसके अलावा भी बहुत से किस्म का गैर मौजू मवाद होता है जो पोस्ट किया जाता है। अब टिकटॉक हर उम्र का बच्चा जो है वो देख रहा होता है। मेरे ख्याल से 10 लाइव के ऊपर कहा जाता है, टिकटॉक लाइव के ऊपर बहुत ज्यादा लोग बैठे होते हैं और उसके ऊपर क्योंकि गिफ्टिंग हो रही होती है तो लोग हर तरह की चीज करने के लिए मसला ये ना आयशा, लेकिन वो इन्फ्लुएंस उन बच्चों को किस तरह का है कि टिकटॉक का बहुत बड़ा जो व्यूअर है ना वो एक बच्चा है, 10 साल से की उम्र से वो बच्चे टिकटॉक को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वो क्या सीख रहे हैं? आई रियली वांट टू नो कि हमारे तो नहीं है ये प्लेटफॉर्म जितने भी हैं डिजिटल मीडिया के, ये टिकटॉक वगैरह जो है इसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जा रहा है, क्योंकि
गवर्नमेंट का भी इसमें रोल होना चाहिए इसको रेगुलेट करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त एक यूट्यूबर मौजूद हैं जिनका खैबर पख्तूनख्वा से ही ताल्लुक है, अफसर अफगान, खैबर पख्तूनख्वा से। वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अफसर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो अब जो कुछ भी हो रहा है, ये जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं या फिर छापे मारे जा रहे हैं यूट्यूबर्स को और टिकटॉकर्स को पकड़ने के लिए, केपी में क्या चल रहा है, क्या सोच पाई जा रही है इस बारे में? थैंक यू सो मच इंडीड जी। इस तरह है कि हम न्यूज़ का आपके जितने भी लोग हैं, कारकुनान हैं, मैं मशहूर हुई एक हम इसको कहते हैं ना एक बर्निंग इशू, इस पे एक पूरा डिबेट चल रहा है अभी खैबर पख्तूनख्वा में। सो दिस इज टॉक ऑफ द टाउन, इट मस्ट बी डिस्कस्ड। मैं अपना बताता चलूं कि मैं पिछले कोई 9 सालों से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के टॉप के कोई 4-5 लोग हैं जिन्हें सिल्वर क्रिएटर अवार्ड में लाए, जो मिलियन में लोग फॉलो करते हैं, तो मैं भी उन लोगों में से मेरा शुमार किया जाता है। तो इस मौजू पे मेरा काफी एक रिसर्च भी है और मैं पिछले 2 सालों से लगा हूँ कि ये जो टिकटॉक लाइव का एक अजीब कल्चर है, हर आए दिन ये माशरे को बिगाड़ की तरफ लेके जाता है। तो अभी चूंकि 2 साल बाद देर आए दुरुस्त आए, चलो फिर भी ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा में स्पेशली यहाँ हमारा जो सीएम साहब है अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने खुद डायरेक्टिव जारी की है कि यहाँ जितने भी डीपीओज है, हर डिस्ट्रिक्ट का जो पुलिस ऑफिसर है, उनको एक हिदायत दिया गया है कि काइंडली जितने भी टिकटॉक लाइव, इसमें देखिए जी 2 बातें बहुत अहम है, इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करते चले ताकि कंफ्यूजन खत्म हो। टिकटॉक बजाती खुद कोई गलत या बुरा प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन इसमें लाइव का एक कल्चर है जहां ब्रॉड में लोग बैठते हैं, 4 लोग होते हैं या 2 लोग उनको गिफ्टिंग करते हैं और ये लोग गिफ्ट की बुनियाद पे फिर पनिशमेंट देते हैं एक दूसरे को। तो वो बहुत खतरनाक अमल है। कभी कभार ये बताइए अफसर, किन पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, ये मुकदमा दर्ज कर रही है, किन दफात के तहत या किस कानून के तहत जो है ना इनको गिरफ्तार किया जा रहा है? ये जो एक्ट, तो हमारा जो खुद लास्ट टाइम जो एक्ट का जिसको पास किया गया है एप्का के नाम से, तो स्पेशली उनकी बुनियाद पे लोग कर रहे हैं, स्पेशली हमारे जो पुलिस फोर्स है। एंड द वेरी नेक्स्ट, इसमें हमारे आइन के मुताबिक भी ये लोग कार्रवाई कर सकते हैं क्योंकि ये लोग इनह्यूमन एक्ट कर रहे हैं। ये लोग जो अपने आजादी का हक इस्तेमाल करते हैं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उनको वायलेट कर रहे हैं ये लोग। अच्छा अफसर, आप अपने कंटेंट के बारे में चाहूंगी थोड़ा सा हमें बताएं। आप खुद भी क्या टिकटॉक इस्तेमाल किया करते थे? हमें पता चला कि आप खुद भी पहले टिकटॉक लाइव की तरफ गए, फिर आपने यूट्यूब की तरफ मूव किया। वो अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताएं और आपने ये फैसला क्यों किया? एग्जैक्टली मैं 1-2 हफ्ते मैंने शुरू किया ये टिकटॉक लाइव का कल्चर। चूंकि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे मैं काम करता हूँ, तो मेरे दोस्त बताया करते थे कि देख ले, अगर आपने सही पैसे कमाना है तो टिकटॉक लाइव पे आ जाना। 1 हफ्ते के लिए मैंने टिकटॉक लाइव किया और कोई 6 लाख के करीब रुपया, पाकिस्तानी रुपया, बस सिर्फ अपने कमरे में बैठ के वो जो रिंग लाइट है उसके सामने, और बस लोगों को मैं बताता था कि जी गिफ्ट भेजा करे, फूल भेजा करे, इसमें एक हाथी होता है, एक लायन होता है, मनी गन होता है, बड़े वो होते। 1 हफ्ते में आप यकीन कीजिए मैडम, मैंने बहुत कुछ कमाया। लेकिन जब मैंने असेसमेंट किया ना अपने आप का, मेरा चूंकि बैकग्राउंड जर्नलिज्म है, मैंने पश्तो में भी लिटरेचर में मास्टर्स किया हुआ है और यहाँ अच्छे खासे इदारों में मैं रहा। अफसर, आप कसूरवार किसको समझते हैं? आप कसूरवार किसको समझते हैं? आप उन टिकटॉकर्स को कसूरवार समझते हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं, या फिर उन कंज्यूमर्स को या उन व्यूवर्स को जो ये डिमांड कर रहे होते हैं, या जो ज्यादा इसकी व्यूवरशिप होती है, उनको ज्यादा कसूरवार समझते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देख ले जी, हमारी जो लोगों की साइकोलॉजी है ना, लोग चाहते भी ये है, तो ये 50-50 है। एक तो ये है बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, मैं लोगों को बताता हूँ 2 किस्म के लोग होते हैं। एक आपने जो आम आवाम है उसके मायार पे जाना है, ये आम इन्फ्लुएंसर है। अच्छे इन्फ्लुएंसर जिसमें डेप्थ होता है, जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो लोगों को अपने मायार तक लेके उठाते हैं ना। तो इसमें इन्फ्लुएंसर का कसूर यही तक है कि वो क्यों लोगों के जहन के मुताबिक अपने मैसेज डिजाइन करते हैं या कंटेंट क्रिएट करते हैं। और रही बात लोगों की, तो स्पेशली इसमें जो खवातीन का ज्यादा है या मर्द हजरात का ज्यादा है जो इस टिकटॉक लाइव को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में डेफिनेटली यहाँ एक और कल्चर भी है ना, हमारे पश्तूनों का बहुत टाइट और सख्त कल्चर है औरतों के हवाले से, तो यहाँ पे मर्द बहुत ज्यादा है। लेकिन 2-4 औरतें हैं वो बहुत विजिबल है। आजकल उन्होंने भी बस तौबा कर दिया है
और पुलिस ने उनको पकड़ के बस बड़ा अच्छा इकदाम पुलिस की जानिब से अफसर किया जा रहा है। जरा ये बता दें, ये जो गैर मयारी मवाद है ये बड़ी तेजी से उसके व्यूज भी बड़ी जल्दी मिल जाते हैं, ये शॉर्टकट भी लोगों को लगता है। मयारी जो कंटेंट है उसको बनाने में क्या चैलेंजेस हैं, क्या परेशानियां होती है लोगों को? कहा जाता है जी कि नुक्ताचीनी के लिए बेइल्मी काफी है और अच्छे तनकीद के लिए इल्म का होना बहुत जरूरी है। इस तरह क्रिएटिव कंटेंट के लिए स्टोरी, आइडिया, इल्म, बैकग्राउंड, एक रिसर्च बहुत जरूरी है। इन कामों के लिए ना तो किसी रिसर्च की जरूरत है ना किसी आइडिया की, बस एक जगह पे बैठ के जो भी आपके मुंह पे आ जाए बस आप उनको बस शेयर कीजिए। तो कहने का मतलब ये है, इसके लिए ठीक ठाक एक ट्रेनिंग चाहिए, आइडिया, क्रिएटिविटी, फिर लफ्जों का जो चुनाव है, आपका जो इंटेलेक्चुअल डेप्थ है, ये सारे चीजें। ये लोग बेचारे तो एक मोबाइल है, उनके पास एक लाइट है और कमरे में बैठे हुए हैं, तो ये काम थोड़ा आसान है, इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि एक शॉर्टकट से आसान तरीके से ज्यादा पैसे कमाएं। बट एट द एंड ऑफ द डे इसमें एक इज़्तिराब है। जब आप बड़े महफिल में बैठते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, किसी स्कूल कॉलेज पे जाते हैं, तो फिर आपका वो जो शो अगेन हमारा जो सवाल है ना घूम फिर कर फिर उधर ही आ गया जो मैंने पहले सवाल किया था कि इसके अंदर जो देख रहा है उसका अपना जो इंटरेस्ट है वो किस चीज के अंदर है, एजुकेशनल कंटेंट के अंदर है, मयारी कंटेंट के अंदर है, या फिर ऐसे कंटेंट के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए किया जा रहा है और एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। खैर बहुत शुक्रिया अफसर अफगान हमारे साथ मौजूद थे, बड़े अच्छे तरीके से बड़ी अच्छी बात किया उन्होंने और सारे अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना हमारे सामने रखा है कि भाई अगर आपको आसानी से पैसा चाहिए और चाहे वो कुछ भी करके हो तो उसके बारे में तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। आपको खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी, खुद अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर पुलिस जो है ना वो आपको डिसिप्लिन करने आ जाएगी। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और एक स्टैट आपके साथ शेयर करते हैं और वो ये कि पाकिस्तान में ऑटो सेल्स में यानी कि गाड़ियों की खरीदो फरोख्त जो है ना उसके अंदर 62% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान की मईशत आप सब जानते हैं, आप भी गुजर रहे हैं, हम भी गुजर रहे हैं कि हालिया बरसों में बहुत बड़े चैलेंजेस से गुजरना पड़ा है हमें। कहीं पर महंगाई का मसला है, शरह सूद का दबाव बहुत ज़्यादा है और अब हालिया जो तबाकुन सैलाब है डेफिनेटली उसका असर भी बहुत ज़्यादा आएगा। लेकिन हैरानी इस बात पर हो रही है कि इन्हीं हालात में ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसने अपनी रिकवरी और लचक का सबूत भी दे दिया। अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। अगस्त में कारों, SUVs, पिकअप्स और वैन्स की मजमूई जो फरोख्त है उसमें 14,050 यूनिट्स तक रही है और ये जो है ना ये गुज़श्ता साल के मुकाबले में 62% ज्यादा और जुलाई के मुकाबले में 27% ज्यादा रही है। कौन लोग हैं जिनके पास इतने पैसे आ रहे हैं? वैसे तो हम कहते हैं महंगाई बहुत ज्यादा है। इसी तरह मॉल्स में जाके आप देख लें, इतने लोग फिरे थे, हम कहते हैं किधर है महंगाई। लेकिन बहरहाल इसकी वजह क्या है? गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में इजाफे की। इस पे जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट मशहूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मशहूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये अगस्त के जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो ये बता रहे हैं कि ऑटो इंडस्ट्री ने गैर मुतवक्के तौर पर रिकवरी दिखाई है। आप इस रुझान को किस नज़र से देख रहे हैं और इसकी वजह आपको क्या लगती है? देखिए, सबसे बड़ी दो वजूहत हैं। एक तो एक समझ लीजिए कि ऑटोमोटिव के जो इंडस्ट्री का बेंचमार्क है ना वो ये था कि 250,000 व्हीकल्स इन ईयर पाकिस्तान में बन रही थी। तो लास्ट 2 इयर्स में अगर आप जाके देख रहे हैं तो आप 90,000 और 150,000 पे आ रहे हैं। तो आप इसलिए कहती हैं कि 90,000 से 1,50,000 पे आ गए या 1,40,000 बना लिए तो बड़ा कम बैक किया है। मगर अभी भी इंडस्ट्री अपने बेंचमार्क पे नहीं आई जो कि उसका 2.5 लाख का वॉल्यूम वो सालाना बनाया करती थी। अब उसकी वजूहत क्या है जो ये कम बैक कर रही है इंडस्ट्री या वापस आ रही है? तो उसका सबसे बड़ी वजह आप देखते हैं कि आपका 22% इंटरेस्ट रेट जो एक साल में गवर्नमेंट ने अपनी या स्टेट बैंक ने अपनी स्ट्रेटजी से उसको रिड्यूस करते हुए उस वक्त वो 11% पे ले आए हैं। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर तो ये है कि आपका 11% इंटरेस्ट रेट पे गाड़ियां अवेलेबल हैं तो लोगों की जरा सा रुझान बढ़ रहा है। मगर अगेन मेरा ये कहना है ये बेंचमार्क नहीं है। बेंचमार्क होगा जब आप 2.5 लाख क्रॉस करेंगे। और तो ये रिकवरी मूड है, आप ये कह सकते हैं इंडस्ट्री रिकवर हो रही है। ठीक है, शूट जिक्र कर रहे हैं हम, डिफरेंट फैक्टर्स का जिक्र करें तो बैंक लीजिंग जो है वो कितना बड़ा इसके अंदर फैक्टर है? क्या बैंक ने अकसाद पर गाड़ी लेना आसान किया हुआ है? क्या उसको भी हम एक फैक्टर मान सकते हैं? जी जरूर। देखिए, कंज्यूमर प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग है या सेल्स इनहांस होती है उसमें बैंकिंग बड़ा रोल प्ले करती है। ये जो मैंने अभी आपसे कहा कि 22% था आज 11% पे आया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा पुश है इंडस्ट्रीज की तरफ के वो
सेल इनहांस होती है। तो फाइनेंसिंग बहुत की रोल प्ले करेगी। अगर हालात हमारे मुल्क के अच्छे होते हैं, इकोनॉमी और बेहतर होती है हमारे यहाँ, मगर अभी जाहिर चैलेंजेस ग्राउंड रियलिटी बड़ी डिफरेंट है। मगर मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर ये आपकी इकोनॉमी बेहतर होती है और ये इंटरेस्ट रेट आपका सिंगल डिजिट आएगा, तो आप यकीन जाने इंडस्ट्री और बूस्ट करेगी। इस इंडस्ट्री को जब हम देखते हैं, जैसा भी आपने इंट्रो में दिया, बहुत चैलेंजिंग है जी। इस इंडस्ट्री को जब हम देखते हैं और अभी जो इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर सिचुएशन चल रही है फ्लड्स की, तो उसका असर कितना ज्यादा है? डेफिनेटली फौरी तौर पर तो हम असर नहीं देखेंगे, थोड़े वक्त के बाद ही हम इसका असर देख सकते हैं कि क्या होता है। लेकिन हम वो क्या देख सकते हैं कि इस इंडस्ट्री के ऊपर या खरीदो फरोख्त के ऊपर जितने भी हैं 2 व्हीलर 3 व्हीलर या जितने भी व्हीकल्स हैं, क्या असर पड़ सकता है? आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्या होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, एक तो ये देखिए जो अभी सानिया जिससे गुजर रहा है पाकिस्तान फ्लड की शेप में, ये डेफिनेटली एग्रीकल्चर लैंड में थोड़ा सा आपको हिट हुआ है। वो जो फसलें हैं या फर्टिलाइजर जो हमारी रेडी थी काश्त के लिए, उनको फेस किया है। तो उनमें जो हमारी एक बहुत बड़ी बाइंग हाउस वो भी है, जो एग्रीकल्चर के लोग आते हैं और गाड़ियां या मोटरसाइकिलें खरीदते हैं, तो वो आने वाले 2-3 महीने में शायद उनको हिट होगा। इसका इस रात आपको शायद वो वॉल्यूम। लेकिन मशूद साहब सिर्फ गाड़ियां और बाइक्स की बात नहीं ना, ट्रैक्टर्स की जो खरीदो फरोख्त है उसमें भी खतरनाक हद तक बताया जा रहा है एग्रीकल्चर में कमी आई है। इस पे भी आप थोड़ी सी तीसरा सेक्टर है जो कि डायरेक्टली एग्रीकल्चर से लैंड जी ट्रैक्टर इसका तीसरा सेक्टर है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है हमारे यहाँ। तो अभी आप 2 साल में आप देखें कि हमारा जो शायद जो वॉल्यूम था ना 50,000, उससे भी हम आज इस वक्त 30 या 40% बिलो हैं। यानी कि फ्लड के आने से पहले ही एक पॉलिसी थी एग्रीकल्चर में और वो ट्रैक्टर के अगेंस्ट हुई, और सेल टैक्स का एड ऑन था, और वो 2 साल में हमारा सेल टैक्स का वॉल्यूम नीचे गिर गया बहुत बुरी तरह से। तो अभी हम गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पॉलिसी बना भी रही है इंशाल्लाह ताला, जिससे उम्मीद करते हैं कि ये जो फ्लड के बाद इम्पैक्ट आएगा उससे एग्रीकल्चर लैंड को रिकवर करने के लिए आपको ट्रैक्टर की जरूरत होगी, और ट्रैक्टर की अच्छी सेल बढ़ सकती है बशर्ते कि गवर्नमेंट पॉलिसी रहे। ठीक है, और भी पॉलिसी जो है ना वो में मौजूद है, बनाई गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके अंदर हमें ईवी पॉलिसी भी नजर आती है। देन इंपोर्ट के अंदर भी हमने देखा है कि कंसेशंस दी जा रही हैं, टैक्स को कम करने की बात की जा रही है ताकि ग्रीन पाकिस्तान की तरफ जाया जा सके। क्या उन पॉलिसीज ने भी हेल्प किया है इन सेल्स को यहाँ तक पहुँचाने के लिए? नहीं, देखिए दो बातें। इलेक्ट्रिकल, अब आप तीसरा सेगमेंट आ गया पाकिस्तान में, वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पाकिस्तान में बेस्ड ऑन पॉलिसी हमने तकरीबन 50+ लाइसेंस इशू किए 2 व्हीलर्स के, और जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाएंगे और अभी वो सेल कर रहे हैं। तो उसमें सब्सिडी भी दी, गवर्नमेंट की प्लानिंग का हिस्सा है कि सब्सिडी दे रहा है 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। तो ये मार्केट ग्रेजुअली ग्रो करेगी। मगर अभी आपने जो बात की ना तीसरी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बड़ी इकोनॉमी को हिट करेगी, और वो है इंपोर्ट। देखिए, अगर हम इंपोर्ट को ओपन कर रहे हैं लग्जरीज आइटम में, जैसे अभी आपने दोनों ने इंट्रो में दिया, यार पाकिस्तान में वो कौन लोग हैं जो गाड़ी खरीद रहे हैं, या वो कौन लोग हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं, वो ये हमारा 20 से 25% का तबका पूरे पाकिस्तान में। अगर उनके लिए आप इंपोर्ट पॉलिसीज बना रहे हैं या उनके लिए आप इंपोर्ट को खोल रहे हैं, तो आप ये ज़हननशी कर लीजिए कि आप एक IMF के प्रोग्राम का हिस्सा हैं, आप लोन पे अपने मुल्क को चला रहे हैं। ऐसी सूरत हाल पे आप अगर इंपोर्ट करेंगे तो आपका फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा, ठीक है, जो कि इस वक्त हमारे मुल्क की इकोनॉमी के लिए किसी तरीके से भी बेहतर नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, ठीक है, दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। बहरहाल ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, और लोग इससे मैंने ये भी देखा कि खुश भी हैं कि चलो हम इंपोर्टेड गाड़ियां इस्तेमाल कर लेंगे, बट दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड वी रिस्पेक्ट दैट। बहुत शुक्रिया। मशूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट। ये कहना है कि अभी इसके अंदर और भी काम हो सकता है, मजीद सेल्स भी हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लग रहा है कि फ्लड्स की सिचुएशन है, एंड डेफिनेटली जब इस चैलेंज से हम बाहर निकल कर आएंगे तभी हम बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या हुआ। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। तहसील फालिया का थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। सैलाब के हवाले से ज़िला मंडी बहाउद्दीन में शदीद बारिशों और सैलाबी रैलों के बायस बड़े पैमाने पर वहाँ पर तबाही हुई है, और इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि 70 देहात वहाँ पर ज़ेरे आब आ गए हैं। लेकिन जिन देहात से खेत खलियान से और लोगों के घरों से पानी उतर गया है, वहाँ पर भी तबाही के आसार हैं। लोगों के घर बार बिल्कुल घर जो है, लोग अब घरों को वापस जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर वो देख रहे हैं कि क्या क्या नुकसान हो चुका है। तो वहाँ पर शहजाद बड़ाई शमाई नुमाइंदे वो उन लोगों के साथ मौजूद हैं, उनसे दिखा भी रहे हैं कि क्या क्या तबाही हुई। जरा चलते हैं उनकी तरफ।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हैड कादराबाद के करीब और मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया के अंदर मौजूद हूँ। भारत की जानब से आबी जारियत के बाद आज से चंद रोज कबल दरियाए चिनाब में हैड कादराबाद के मुकाम पर 13 लाख क्यूसेक से जायद जब पानी आया तो मंडी बहाउद्दीन ज़िला इंतजामिया को मजबूरन जो है बाव मांगा के मुकाम से बंद को तोड़ना पड़ा और बंद टूटने के बायस जो है तहसील फालिया के 70 से ज्यादा देहात जो है वो जेरे आब आ गए। और अगर मजमूई तौर पर अमवात की बात की जाए तो 5 जो लोग हैं वो सैलाबी रेला में बह चुके हैं। यहाँ पे एक मेरे साथ फैमिली मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि उनका इस सैलाब से जो है वो क्या नुकसान हुआ है। जी, दीवारें थी ये भी गिर गई और मकान था उधर वो भी गिर गया और फसलों का भी बहुत नुकसान हुआ है। कादराबाद की तरफ जाओगे तो देखेंगे उधर एक बन है, उस बन की वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ है। हमारा 2 भाइयों का फर्नीचर था वो भी खराब हो गया। हुकूमत पंजाब की बात की जाए तो लोगों का ये कहना है कि उन्होंने एक दफा राशन पहुंचाया है लेकिन उसके बाद से जो हमें कोई भी इमदादी जो सामान नहीं पहुंचाया जा रहा। हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं जिन लोगों के घर बार जो है वो इस पानी में बहकर रह गए हैं और कितना ज़्यादा उनको नुकसान हुआ है। और अब कुछ इब्तदाई तखमीने जो है ना वो भी सामने आने लगे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का स्टेटमेंट में पढ़ रही थी, उन्होंने कहा था कि अभी तक का जो तखमीना है 500 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है हमारे मुल्क को। इस सिचुएशन के ऊपर पाकिस्तान की मईशत को मजीद क्या नुकसान होगा या क्या चैलेंजेस का सामना हो सकता है इन सैलाबों की वजह से, इनकी तबाहकारियों की वजह से, इस पर बात करेंगे मनी मैटर्स में। This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited. मुल्क इस वक्त मौशी दबाव का शिकार है और इसकी बड़ी वजह, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे, कि तबाहकुन सैलाब हैं जिन्होंने ना सिर्फ लाखों अफराद की ज़िंदगियों को अफेक्ट किया है बल्कि कौमी मईशत को भी हिला कर रख दिया है। खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं, सड़कें और पुल बह गए हैं, लोगों का जो घर बार है वो चला गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो गया है, सड़कों का भी आपको बताया कि बुरा हाल है इस वक्त। ये तबाही सिर्फ इंसानी अलमिया नहीं है, मैन मेड प्रॉब्लम भी इसको कहा जा रहा है। बहुत जगहों पर हमारी गलती भी है लेकिन मौशी तौर पर भी इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई भी है। हुकूमत ने फौरी रिलीफ इकदामात के तहत अगस्त के महीने में मुतासरा इलाकों के लिए बिजली के बिल माफ किए और दीगर इमरजेंसी रिलीफ पैकेजेस भी अनाउंस किए ताकि थोड़ा बहुत तो लोगों को रिलीफ दिया जा सके। और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का भी एक स्टेटमेंट जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने IMF को बता दिया कि ये बहुत बड़ा मसला है। लेट्स सी IMF की तरफ से भी क्या किया जाता है, क्या बातचीत सामने आती है। इन सारी एस्पेक्ट्स पे बात कर लेते हैं। फरहान बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं आप? जी बिल्कुल। तखमीना जो है वो आ चुका है कि 500 अरब रुपए का तकरीबन नुकसान हो चुका है इन सैलाब की वजह से। एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, वंस अगेन मैं ये कहूँगी 2022 में भी यही हुआ था और एहसन इकबाल साहब ने भी ये कहा कि पहले जो वादे किए गए थे तब भी इमदाद नहीं मिली 2022 में और अब भी दोबारा से कोशिश की जाएगी। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मुझे लगता ये है कि ये 500 अरब रुपए से ज़्यादा तखमीना है। इब्तदाई अभी तो इब्तदा है। एक तो ये वजह है, दूसरी वजह ये है कि हमारा ज़रूरी सेक्टर, हमारी ज़रूरी मईशत पिछले 1.5 साल से बहुत मुश्किल का शिकार है। ख़ास तौर पे जब से गंदम की प्राइसेस क्रैश हुई हैं, हम कितनी दफ़ा इस बारे में जिक्र भी कर चुके हैं। तो वो लॉसेस और फिर उनकी रिकवरी और फिर उन्हें वापस एक तरह से रीइंस्टेट करना, यानी वो एक मरा हुआ जानवर उसे आप नई ज़िंदगी देने का जो सिलसिला है वो एक बहुत मुश्किल एक रास्ता है, उस आसान नहीं होगा। फाइनेंशियली सबसे पहले तो आपको ज़राए अपने और जगहों से एलोकेट करने पड़ेंगे मुल्क में फूड सिक्योरिटी के लिए। अब तो हुकूमत ने भी क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, एग्रीकल्चर इमरजेंसी की हम बात कर रहे हैं और इसमें क्रेडिट देना पड़ता है बिलावल भुट्टो जरदारी को क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इनिशिएट की थी। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया तो उसका क्रेडिट उन्हें जाना चाहिए। अब लेकिन ये है कि ये तो तखमीना है, अब अगला प्लान क्या होगा और प्लान में क्या हुकूमत वफाकी सतह पे, सूबाई सतह पे क्या ये तैयार हैं हमारी हुकूमतें कि बहुत जल्दी दूसरे शोबों से पैसे रीएलोकेट करके यहाँ पे लेके आए? आपको क्या लगता है? मुझे बज़ाहिर तो नहीं लगता, लेकिन ये कि अब अगर फैसला कर लेते हैं और ऐलानात हो जाते हैं, मसलन पार्लियामेंटेरियंस के लिए एक बड़ी ख़तीर रकम है हर एक को उनकी कंस्टिट्यूंसी में देने के लिए कि वो जाके वहाँ पे तरक्याती काम करवाएं। उसके लिए बड़ी एक प्रोएक्टिव किस्म की अप्रोच चाहिए होती है, लेकिन हमने हमेशा से रिएक्टिव जो है ना पॉलिसीज़ बनाई हैं और रिएक्टिवली ही हम वसाइल जो है वो भी एलोकेट कर रहे होते हैं। राइट नाउ इस सैलाब के बाद 2025 की सैलाब की तबाहकारियों के बाद आपको क्या तब्दीली नज़र आ रही है कि हाँ इस मरतबा ये थोड़ा मुख्तलिफ होने जा रहा है? तबाहियाँ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, क्लाइमेट चेंज इज़ इन फ्रंट ऑफ अस जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हमारे रवैयों में, हमारे बिहेवियर्स में क्या तब्दीली नज़र आ रही है? यही बड़ा सवाल है
के रवैयों में क्या तब्दीली हुई है। मुझे तब्दीली उससे नज़र आएगी जैसे इनको ऐलान करे, ये जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि जी पार्लियामेंटेरियंस के लिए जितनी भी एलोकेशन ग्रांट्स वगैरह हैं कंस्टिट्यूंसीज में खर्च करने के लिए वो सब ख़त्म करके और ये इस तरफ वो पैसे डाइवर्ट किए जा रहे हैं। इसी तरह जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, आप कितनी सड़कें और बना लेंगे, आपने एलोकेशंस किए हैं, ऐलान किए हैं, और उसके ऊपर से आपने ऐलान कर दिया कि जी वो ट्रेन सर्विसेज भी, हाई स्पीड ट्रेन सर्विसेज भी होंगी इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान। फिर वो एक ग्लास ट्रेन का कितनी दफा वो भी एक लिहाज से ठीक है, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, लोगों को ये सारी चीजें, लेकिन प्रायोरिटी आप कह रहे हैं कि डिफाइन होनी चाहिए। इस वक्त आपके पास वो लग्जरी नहीं है। अगर तो आपके पास इतना बेतहाशा पहाड़ लगाओ पैसों का, तो आप फिर कहें कि जी हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, वो कैफियत आपकी नहीं है। पहले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाने से पहले अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर, बुनियादी जरूरियात की पूरी करने की जरूरत है। फिर पता करनी होगी। जी बिल्कुल। फिर सिर्फ एक प्रोजेक्ट के बारे में मुझे काबीना के लोगों ने कहा है कि जो रेलवे लाइन है कराची से लेके लाहौर पेशावर तक, वो बड़ी अहम इसलिए है क्योंकि ये हमारा बिल्कुल एक ट्रांसपोर्ट मेन लिंक है। चलें उसके ऊपर कर लें, लेकिन उसके अलावा जो मोटरवेज एक्सपेंशन है, और आप मुझे कह रही हैं आउट ऑफ टाइम है, लेकिन हम बतौर मुल्क आउट ऑफ रिसोर्सेज हैं। आउट ऑफ रिसोर्सेज हो चुके हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं भी वो भी हम सही तरह से तरजीहात के मुताबिक नहीं कर रहे हैं जो हमारी बुनियादी जरूरत है। बट लेट्स सी क्या किया जाता है। अब हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है या क्लोजिंग की तरफ जाना है? हमारे पास हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।